बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग इन्फो प्लैनेट एंड टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड एपिसोड 2। आज की टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड सीरीज के एपिसोड 2 में हम बात करेंगे कि ऐसी बैटरी के बारे में जिसको सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करने के बाद आपको उसे 50 साल तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी इजाद है जिसके आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। अब आपको अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स और इस तरह के दीगर गैजेट्स जो हैं उनको ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी और लाइफ टाइम आपको उन्हें दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे दुनिया के 5 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस ममालिक के बारे में, और आखिर में हम बात करेंगे जापान के कामयाब मून मिशन के बारे में, जिसके बाद जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। तो आज की इस एपिसोड में हम टोटल 3 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो चलते हैं आज की इस एपिसोड में मौजूद अपने पहले टॉपिक की तरफ। जरा तसव्वुर करें कि आपकी किसी भी डिवाइस में मौजूद बैटरी को ना तो कभी चार्ज करने की नौबत पेश आए और ना ही उसे तब्दील करवाने की। इनफैक्ट सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करने पर जिंदगी भर उसे दोबारा चार्ज करने की नौबत पेश ही ना आए। है ना कमाल की बात। तो अब ये तसव्वुर नहीं रहा, क्योंकि ये तसव्वुर हकीकत का रूप धार चुका है। जी हाँ, बीटा वोल्ट नामी एक चाइनीज टेक कंपनी ने एक बहुत छोटी बैटरी इजाद कर ली है जो कि किसी भी डिवाइस में फिट आ सकती है, और इस बैटरी की पावर सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी है, और ये बैटरी एक दफा चार्ज होने पर अगले 50 साल तक बिना चार्जिंग के चल सकती है। साथ ही साथ इस बैटरी का जो साइज बताया गया वो बहुत ही हैरानकुन है, जो कि सिर्फ एक कॉइन यानी एक सिक्के के बराबर है। चाइना की कंपनी जिसका ताल्लुक बीजिंग से है, उनका ये कहना है कि वो बहुत जल्द इस बैटरी की एक मास लेवल में प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बाद ये बैटरी मार्केट में अवेलेबल होगी। और उनका ये भी कहना है कि इस बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ एक स्मार्टफोन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सारी फील्ड इस बैटरी से मुस्तफीद होने जा रही है, जिसके अंदर एरोस्पेस यानी कि जहाजसाजी की सनत और रोबोटिक्स इंडस्ट्री भी शामिल है। यानी कि ये बैटरी जहाज़ों और रोबोट्स को भी पावर दे सकेगी, और जो आने वाला दौर है वो हम सब जानते हैं कि हमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स सड़कों पे चलते फिरते नजर आया करेंगे, और दुनिया बहुत तेजी से इसकी तरफ जा रही है, और जो रिसेंट एआई बूम है वो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन रोबोटिक्स इंडस्ट्री को बढ़ने, फूलने और फ्लरिश करने के लिए एक ऐसी एनर्जी स्टोरिंग सोर्स की अशद जरूरत थी जो कि इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके, क्योंकि जो रिवायती एनर्जी स्टोरिंग सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर वाटर बैटरीज, ड्राई बैटरीज और इवन के जो टेस्ला की बैटरीज हैं, वो भी अपने अंदर इतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट को पूरी तरह से कारआमद बना सके। लेकिन अब बीटा वोल्ट की इस न्यूक्लियर बैटरी ने इस सारी गेम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, जिससे कि हमारे सामने मुस्तकबिल का नक्शा मजीद वाज़ेह हो गया। अब बात कर लेते हैं इस बैटरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस बैटरी के अंदर न्यूक्लियर आइसोटोप और डायमंड सेमीकंडक्टर्स की बहुत बारीक लेयर्स मौजूद हैं, और इन्हीं लेयर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव एनर्जी पर यह बैटरी काम करती है। अब यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि जब ये बैटरी न्यूक्लियर बेस्ड है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव एनर्जी मौजूद होती है, तो ये इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा खतरनाक असरात मुरतब भी तो कर सकती है। तो इस बारे में बीटा वोल्ट का ये कहना है कि इस बैटरी से निकलने वाली रेडिएशन के इंसानी जिस्म पर किसी भी तरह के खतरनाक असरात मुरतब नहीं होंगे, जो कि खुशाइन बात है, और यही चीज़ इस बैटरी को मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित करेगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और कमाल की इन्वेंशन है जो कि फ्यूचर में बहुत रेवोल्यूशनाइज साबित होगी। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा एडवांस ममालिक की लिस्ट। इस फहरिस्त में जो मुल्क 5वें नंबर पर है वो है चाइना। चाइना ना सिर्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का मालिक है, बल्कि दुनिया के वो चंद ममालिक जो ज़राअत से मुताल्लिक प्रोडक्ट्स को एक वसी पैमाने पर बनाते हैं, उनमें से एक मुल्क चाइना भी। और चाइना के ज़राअत के शोबे ने 2021 में अपनी जीडीपी के अंदर 7% तक कंट्रीब्यूशन की थी। चौथे नंबर पर जो मुल्क एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है वो है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और मुश्किलात दरअसल क्या है? वो मुश्किलात दरअसल ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो आबो हवा है वो बहुत खुश्क है, और उनकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हसास किस्म की है, जिसके बाइस ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन काश्त के काबिल नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की मईशत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उनके ज़राअत के शोबे पर। और सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन काश्त के काबिल नहीं, तो उनकी मईशत इतनी डिपेंडेंट क्यों है एग्रीकल्चर सेक्टर पर? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। तीसरे नंबर पर जो मुल्क एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है वो है कनाडा। कनाडा ना सिर्फ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में तीसरे नंबर पर है, बल्कि ज़रिए अजनास के एक्सपोर्टर के तौर पर कनाडा पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। और इस चीज़ का अंदर तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में कनाडा ने $82 बिलियन, जो कि पाकिस्तानी 22 खरब 94 अरब 42 करोड़ 68 लाख रुपए बनते हैं, मालियत की जरिए अजनास एक्सपोर्ट की थी। जबकि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि एक ज़रई मुल्क है, इसने 2021 में $5.47 मिलियन की एग्री एक्सपोर्ट की थी, जो कि कनाडा की 2021 में किए जाने वाली एग्री एक्सपोर्ट का सिर्फ 7% बनता है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि उन ममालिक ने अपनी ज़राअत के अंदर टेक्नोलॉजी को शामिल किया, लेकिन हमने अभी तक अपनी ज़राअत को टेक्नोलॉजी से इक्विप नहीं किया।
दूसरे नंबर पर जो मुल्क बहुत ज़्यादा एडवांस है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में वो है यूके, और यूके तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही एडवांस है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, और इनके ज़राअत के शोबे की जो इनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 0.5%, जबकि 2018 तक इनकी स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की वैल्यू $17 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इस फहरिस्त में जो मुल्क नंबर 1 पर है यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर जो मुल्क दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है वो है अमेरिका। और अमेरिका के अंदर जो एग्रीटेक कंपनीज हैं जो कि ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनें बनाती हैं वो इस फहरिस्त में मौजूद बाकी ममालिक से कहीं गुना ज़्यादा हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका एग्रीटेक स्टार्टअप्स के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस है और यहाँ पे एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आज की इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है जापान का मून मिशन, जिसके बाद जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है। और जापान का ये मून मिशन बिल्कुल इंडिया के मून मिशन की तरह एक अनमैन्ड मिशन है जो कि इंडिया ने पिछले साल 2023 में चंद्रयान 3 के नाम से चांद पर भेजा था। यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट जापान ने चांद पर भेजा है उसमें कोई इंसान सवार नहीं था। जापान के इस मून मिशन का नाम स्मार्ट लैंडर फॉर मून रखा गया है और जापान का ये मून मिशन 20 जनवरी बरोज हफ्ता 12:20 पर चांद पर उतरा। और इस भेजे जाने वाले मून मिशन का भी बाकी ममालिक के चांद पर भेजे जाने वाले मून मिशन की तरह एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि चांद से ज्यादा डाटा लेकर उसे जमीन पर भेजा जा सके। अब इस डाटा में है क्या? इस डाटा में दरअसल चंद एक बातें हैं, जैसे कि क्या चांद पर पानी मौजूद है या नहीं, और चांद की सॉइल कैसी है, और क्या कभी इंसान चांद पर जाकर आबाद हो सकते हैं या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक बात है कि चांद पर पानी मौजूद है या नहीं, तो चांद पर पानी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है। और जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान चांद पर जाकर आबाद हो सकते हैं नहीं, तो आने वाले 10 से 20 साल के अंदर चांद पर एक स्टेशन बनाने का कह दिया गया है जहां पर इंसान जाकर आबाद हो सकेंगे और वहां पर मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात भी कर सकेंगे। लेकिन ये कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होगी और इसमें मसनूई ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल जिस तरह के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया जाता है। अब चांद पर पानी तो मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में या एक लैब नुमा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत मुमकिन है कि फर्टिलाइजेशन भी स्टार्ट कर दी जाए, यानी कि वहाँ पर नबातात और दरख्त भी उगा लिए जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आज के इन तमाम टॉपिक्स के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।